বন্ধুরা, এটা নালন্দা ইউনিভার্সিটি। ভারত দর্শনে এসে পৌঁছে গিয়েছিলাম বিহারের নালন্দা জেলায়। হ্যাঁ, নালন্দা ইউনিভার্সিটিতে, যেখানে ছিল 10,000 বিদ্যার্থী এবং 1500 শিক্ষক। কী তার ইতিহাস! কীভাবেই বা জ্বলে উঠেছিল এই নালন্দা? কেই বা জ্বালিয়েছিলেন? সমস্ত তথ্য বিস্তারিত জানতে হলে ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে বন্ধুরা। सब तो अपना अपना हाथ से बताएंगे इधर देख रहे प्लेटफॉर्म बना हुआ ध्यान करने का जगह। তো বন্ধুরা, আমি এই মুহূর্তে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গেছি। বিহার নালন্দা ইউনিভার্সিটি দেখতেই পাচ্ছ, এটা নালন্দা ইউনিভার্সিটি। बख्तियार खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया, इसको डिस्ट्रॉय किया और आग लगा दिया, जो 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। उसके बाद नालंदा धीरे धीरे मिट्टी के नीचे दब गया और 700 साल मिट्टी के नीचे दबा रहा। इस विश्वविद्यालय का इतिहास वेन सांग की डायरी में मिला। चाइनीज ट्रेवलर थे, यहाँ के छात्र थे और बाद में टीचर भी एक डायरी लिखे थे, जिस डायरी का नाम सीयूची था। और उस डायरी को ट्रांसलेट किया तो पाया गया कि नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर थे। विद्यार्थी के रूप में लामा जी, भंते जी, है ना। 3 बड़ा लाइब्रेरी था, जिसका नाम था रत्न दधी, रत्न सागर और रत्न रंजक, जो 6 महीना तक जलता रहा था। किताब उस समय कागज नहीं था, कागज का किताब नहीं होता था, सभी किताबें भोज पत्र और ताम्र पत्र का होता था। नालंदा में फ्री एजुकेशन था, यहाँ विद्यार्थियों के किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं होता था, सारे फ्री होता। और इसका कॉर्पोरेट मगध के राजा करते थे। 200 गांवों का इनकम टैक्स दान दे देते थे यहाँ। लेकिन एडमिशन बहुत टफ था दीदी, एडमिशन सबों को नहीं। कल्पना कीजिए, 40 रुपए में आपकी एंट्री हो गई ना, उस समय आते तो एंट्री आपकी होती या नहीं होती कल्पना करेंगे। क्योंकि इस विश्वविद्यालय के 4 मुख्य द्वार था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, जहाँ पे द्वारपाल होते थे। द्वारपाल के रूप में जो नाम आया है ना, उनका नाम था नरोपा, तिलोप्पा, रत्न संभवा। यहाँ के द्वारपाल होते थे, मौखिक परीक्षा लेते थे, उनके द्वारा जो पास किया जाता था उन्हीं के यहाँ एडमिशन होती थी। जो नहीं करते थे उनको द्वार पर से लौटना पड़ जाता था। तो सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय का नरोपा, तिलोपा, रत्न संभवा जैसे स्कॉलर हो, उस विश्वविद्यालय के टीचर कितने स्कॉलर होंगे? यहाँ देखिए नागार्जुन, नाम सुने? नागार्जुन है ना, डाबा डबका बोलते हैं इनको, है ना। हाँ, आर्यदेवा, वसुबंधु, धर्मपाला, सविष्णु, असंगा, शीलभद्र, पंडित शीलभद्र बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के थे, बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के। धर्मकीर्ति, है ना, शांता रक्षिता, बेन सांगित सिंह, ये सभी स्कॉलर महायान से रिलेटेड है। इसके अलावा नाम आता है वज्रयान से गुरु पद्म संभवा का, चंद्रकीर्ति का नाम आता है, तांत्रिक थे, है ना, बहुत बड़े तंत्र। लामा संघ के फाउंडर है गुरु पद्म संभवा। यहाँ जो विषय होता था वो देखिए, थियोलॉजी, थियोलॉजी मीन्स धर्मशास्त्र, जातक की पढ़ाई, पिटक की पढ़ाई, है ना, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन और फिलोसफी, सब विषय की पढ़ाई पाली और संस्कृत में होता था, जो समय का लोकल लैंग्वेज। 1 किलोमीटर के एरिया में खुदाई हुआ, इसका खुदाई हुआ तो 2 लाइन में मिला। एक लाइन में रहने और पढ़ने का, दूसरी लाइन में पूजा करने का। मेन गेट नहीं मिला, लाइब्रेरी नहीं मिली। यहाँ से जो खुदाई में मूर्तियाँ मिला है ना, वज्रयान से जो मूर्तियाँ मिला है,
बुद्धिज्म से, वो है देखिए अवलोकितेश्वर की मूर्ति, मंजूश्री, तारा, प्रज्ञा पारमिता, मरीचि, जम्भल, है ना। हिंदू धर्म से रिलेटेड जो मूर्तियां मिला है वो है देखिए विष्णु, शिवा, पार्वती, महिषासुरमर्दनी दुर्गा को कहते हैं, गणेशा, सूर्या, ये सब नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है। नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आइए चलिए, यहाँ पे आप 30% मेंटेन देखिएगा, 70% ओरिजिनल देखिएगा। खुदाई किया गया तो दीवार डैमेज मिला ना, तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा रिस्टोर किया गया है। तो प्राचीन काल में सीमेंट नहीं था, तो दीवारों का निर्माण चूना, सुरकी, उड़द का दाल, मिट्टी, गन्ने का जूस और बेल के जूस से होता था। तो ये साइड की दीवार देख रहे हैं ना, रिपेयरिंग किया हुआ है। देखिए सीमेंट है ना, वो साइड की दीवार देखिए ओरिजिनल है। देखिए कहीं भी मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये उसी समय का है, प्राचीन काल की दीवारें हैं। और ये रिपेयरिंग किया, ये भी प्राचीन ही है लेकिन रिपेयरिंग किया हुआ है। रिपेयरिंग कब किया, तो यहाँ पर देखिए एक डेट है, देखिए वहाँ पर एक डेट है, देख रहे हैं, ASI 1961-62 में रिपेयरिंग किया गया है ना। मेन गेट नहीं मिला है, इसलिए दीवार काट करके एक रास्ता बनाया है जो दीवार की चौड़ाई 10 फुट से ऊपर है। वेन सांग ने अपने डायरी में 108 मोनेस्ट्रीज के बारे में वर्णन किया था। मोनेस्ट्रीज तो समझ ही रहे हैं आप लोग, लेह लद्दाख के हैं तो मोनेस्ट्रीज ही बोलते हैं, है ना। 108 के बारे में लिखे थे, लेकिन जो 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में जो खुदाई किया गया तो 11 मिला है। 97 मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, जहाँ पे लामा जी एवं उनके टीचर रहते थे। ये एक मोनेस्ट्रीज है जिसके चारों तरफ रूम है, एक लामा जी के लिए एक रूम था। तो सोचिए, मैं आपको बताया 10,000 लामा जी, 1500 टीचर, तो 500 सपोर्टिंग स्टाफ रहे होंगे, 12,000 लोग हुए ना टोटल। 12,000 रूम था जो 10 किलोमीटर के एरिया में फैला था। ये 1600 साल पुराना है, जिसका दरवाजा बंद पड़ा है, देख रहे हैं ना। नालंदा विभिन्न राजाओं के द्वारा डेवलप किया गया, जैसे मनमोहन सिंह भारत का डेवलप किए, है ना। नरेंद्र मोदी आए तो लद्दाख को एक अलग राज्य बना दिए और जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बना दिए, डेवलप करते रहे। उसी तरह से प्राचीन काल में विभिन्न राजाओं ने नालंदा को डेवलप किया, है ना। यहाँ देखिए दीवार 3 टाइप का है, ऊपर का कंस्ट्रक्शन कुछ और है, बीच वाला का कंस्ट्रक्शन कुछ और है, सबसे नीचे का कंस्ट्रक्शन कुछ और है, देख रहे हैं ना। तो सबसे नीचे का जो देख रहे हैं वो 1600 साल पुराना है, 5वीं शताब्दी का है। बीच वाला हर्षवर्धन के समय का है, 7वीं शताब्दी का है। और सबसे ऊपर 9वीं शताब्दी का है, पाल डायनेस्टी, देवपाल के समय। यहीं पे देखिए आप ईंटे की साइज, ईंटा की साइज प्राचीन काल की ईंटा देखिएगा इस तरह से मिलेगा आपको। देखिए कितना लंबा लंबा है, देख रहे हैं ना। 15 से 18 इंच लंबा है, 10 से 12 इंच चौड़ा है, 2 से 3 इंच मोटा है। ये चौड़ाई हो गया, ये मोटाई हो गया। 1600 साल पुराना ईंट है। आइए, इंटरेस्ट आ रहा है ना। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, कहते हैं ना। क्यों कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड? इसका कहीं एग्जाम्पल देखने को मिलता है? देखिए, मैं नालंदा में इसका बेटर एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि क्यों कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। देखिए, ये काला काला ईंट देख रहे हैं, ये नया ईंट है, 60 साल पुराना है। डेट दिखाया था 61-62 दिखाया था, रिस्टोरेशन किया हुआ नया ईंट है, 60 साल पुराना। ये 1600 साल पुराना ईंट है। नया ईंट बारिश के कारण इन्फेक्टेड हो गया, काई लग गया, लेकिन पुराना ईंट देखिए तो कहीं काई लगा है? वो नालंदा का मेन पार्ट। मैं बताइए, पूरा एरिया खोद के निकाला गया है ना। तो खुदाई के पहले ये पूरी मिट्टी के नीचे दबा था, तो खुदाई के पहले दिखाई कैसा देता था? तो उधर देखिए मिट्टी का टीला, मिट्टी का पहाड़ देख रहे हैं, पूरा एरिया उसी लेवल में ढका हुआ था। 22 वर्षों तक कंटिन्यू खुदाई हुआ तो ये मिला। ये पूरा लाइन रहने और पढ़ने की जगह, मोनेस्ट्रीज, संघाराम, है ना। ये पूजा करने की जगह, अर्थात एक तरफ गुम्बा, दूसरा तरफ धाम, है ना। तो ये पूरा देख रहे हैं, छोटा छोटा सेल, ये लामा जी का कमरा हो गया, एक लामा जी, एक कमरा। ये क्लासरूम हो गया, यहीं पे लामा जी बैठ के पढ़ाई करते थे। यहाँ पे ये गुरु जी के बैठने का स्थान हुआ, यहाँ पे गुरु जी बैठ करके लामा जी को पढ़ाते थे। और ये बड़ा कमरा भी है ना, देख रहे हैं, सारे कमरे से बड़ा है ना। ये गुरु जी का कमरा हो गया। सभी का कंस्ट्रक्शन से एक समान है। इधर 3 बड़े मंदिर हो गए और ये नालंदा का मेन पार्ट हुआ जो इसको स्तूप है, जिसका नाम सारीपुर स्तूप है। क्यों कहते हैं बताएंगे। अभी आप यहाँ पे हैं,
यहाँ से एंट्री हुए। इस पोर्शन को आपने देखा भी, यहाँ ईंटों की साइज देखे, क्वालिटी देखे, ये मेडिटेशन प्लेस देखे। चलते हैं इस हॉस्टल में। इसका निर्माण सुमात्रा के राजा किया था, जो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया में है। यहाँ प्रमाणित होता है कि डिफरेंट कंट्री के राजाओं का योगदान था। डिफरेंट कंट्री से विद्यार्थी एवं टीचर पढ़ने के लिए आते थे, पढ़ाने के लिए आते थे। यहाँ पे दूसरे देशों से विद्यार्थी एवं टीचर आते थे। यहाँ पे मैं जला हुआ दीवार दिखाऊंगा, जो मैं बताया 6 महीने तक लगातार चलता रहा था। उसका प्रमाण दिखाएंगे। यहाँ पे चारों तरफ कमरा दिखाएंगे। अच्छा, यहीं पे एक भूटान की रानी का नाती आया था। हाँ, जो बताया, हाँ, तिब्बत की है ना, जो बताया था कि मेरा नाम विरोचना है। टीवी पर छाया रहा था। 3 साल का बच्चा था जो बताया था। 3 साल के बच्चा को कौन बताएगा कि मेरा नाम विरोचना था, मैं यहाँ पे टीचर था, है ना। और इस यहाँ पे बड़ा कमरा जो देख रहे हैं ना, ये कमरा गुरु पद्म संभवा का कमरा है ना। उसके बाद ये देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन सेम। ये एक मोनेस्ट्रीज का मेन गेट हो गया, जो मैं नक्शा में दिखा रहा था। 11 मोनेस्ट्रीज, सभी का कंस्ट्रक्शन सेम है। दोनों साइड अलमीरा देख रहे हैं ना, दोनों में भगवान बुद्ध की मूर्ति था। शिक्षा का मंदिर था ये ना। तो गेट के पास में रहता है मूर्ति, जो इष्ट देव होते हैं। तो नालंदा महायान का सबसे बड़ा केंद्र था। महायान, बाद में गुरु पद्म संभवा आया तो वज्रयान हुआ भी, तंत्र और मंत्र की भी पढ़ाई होने लगी। तो दोनों साइड भगवान बुद्ध की मूर्ति था, मिट्टी के बना हुआ। खुदाई के बाद डैमेज हुआ, बाद में विजिटर डैमेज कर दिया। क्योंकि विजिटर का आदत होता है मट्टी लेने का। मिट्टी लेते हैं ना, खरोच के मिट्टी लेते हैं, बैग रखते हैं, तो मूर्ति डैमेज हो गया। अच्छा। ये साइड पूरी तरह से खत्म है, इधर पॉसिबल है नहीं, इसलिए अलमीरा के अंदर में ईंट के प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसमें ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति था। विद्यार्थी या टीचर अंदर जाते थे या बाहर जाते थे तो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का मंत्र का उच्चारण करते हुए अंदर या बाहर जाते थे। मैं बताया था 6 महीने तक जलता रहा था। ये देखिए, इस दीवार को देखिए और सोचिए कि नालंदा में कितना हाई टेम्परेचर रहा होगा, जो ब्रिक्स मेल्ट हो गया है। जैसे चिमनी और भट्ठा से ईंट पक करके निकलता है झामा होकर के, उसी तरह से ये झामा हो गया। सोचिए कि क्या हाई टेम्परेचर रहा था, और मुसलमानों के द्वारा भारतीय सभ्यता संस्कृति को किस प्रकार से डैमेज करने का प्रयास किया गया है, वो आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। देख रहे ना, सोच सकते हैं कि शिक्षण संस्थान को कितना बड़ा डैमेज किया गया। इधर सीढ़ी है। सीढ़ी का प्रमाण यह होता है कि नालंदा के बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज था। सीढ़ी का कार्य होता है ऊपर के बिल्डिंग में जाने के लिए, ये प्रमाणित होता है। ये नया ये 9वीं शताब्दी में मेरा कमरा था, और उस समय मेरा नाम विरोचना था, है ना। और विरोचना नालंदा के सबसे बड़े स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये विरोचना का कमरा क्या करके देख सकते हैं अंदर में। एक लामा इसके लिए कम हो जाता है। आइए वेट कर रहे हैं। का बैठने का जगह हो गया। और ये जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये पिलर था जिसके ऊपर छत होता था। छत का प्रमाण ऊपर से 3 इंच देख रहे हैं, कंक्रीट का है ना। जहाँ टीचर बैठते थे ना, गुरुजी बैठते थे, उनके ऊपर छत था। जहाँ स्टूडेंट बैठते थे खुला था। यहीं पे एक कहानी आता है गुरु पद्म संभवा का, है ना। गुरु पद्म संभवा बहुत बड़े तांत्रिक थे ना। वो कई जगह शमशान पे मेडिटेशन किए तो ज्ञान मिला, योगिनी का वरदान मिला, जंगल में किए, है ना, और पहाड़ों पे किए, नदी में किए, बहुत बड़े तपस्वी वो थे। तो गुरु पद्म संभवा जब भी अपने शिष्यों को बताते थे, पढ़ाते थे ना, तो उनके आवाजों में मैजिक था। मैग्नेट की तरह लोग खींचे चले आते थे उनकी आवाज को सुनने के लिए, कि उनके पास पढ़ाने की कला थी, है ना।
और जब भी वो पढ़ाना शुरू करते थे तो आकाश के पशु पक्षी, जमीन पे क्रिएचर पशु लोग शांत होकर के उनकी आवाजों को सुनने लगते थे। और यह मैजिक धीरे धीरे नालंदा से निकल करके पूरे विश्व में फैलने लगा। तो तिब्बत के राजा ने उनको निमंत्रण दिया कि आप भी मेरे यहाँ आइए और आप भी मेरे बच्चों को पढ़ाइए, है ना। तो वो तिब्बत गए और तिब्बत में लोग कहते हैं ना कि मंदिर कभी निर्माण होने नहीं देता था बुरी आत्मा, मंदिर कभी निर्माण नहीं होने देता था। बुरी आत्मा जैसी कोई बनाना चाहते थे तो दिन को बनाते थे और रात को तोड़ देता था। तो गुरु पद्मसंभा वहाँ गए, पढ़ाना शुरू किए और राजा ने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे एक आप मंदिर बनवा दीजिए तो आपका कीर्ति चलता रहेगा। तो कहें ठीक है कि बनाओ। तो गुरु पद्मसंभा को योगिनी का वरदान था, आशीर्वाद मिला हुआ था कि जब भी बुरी आत्मा तुमको देखेगा तो वो जल के भस्म हो जाएगा। गुरु पद्मसंभा ने मठ का निर्माण करवाना शुरू किया, दिन को बनाया, रात को बुरी आत्मा आया और जैसे ही गुरु पद्मसंभा को देखा तो जल करके भस्म उसी जगह हो गया और मंदिर का निर्माण हो गया। उसके बाद से ही 7वीं शताब्दी के बाद से ही तिब्बत में जितने भी मंदिर बने हैं सब गुरु पद्मसंभा की देन है। तो ये गुरु पद्मसंभा की देन नहीं है, ये नालंदा की देन है। किया जाता था, खुदाई किया गया तो जला हुआ चावल मिला था। वो जो छत का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना वो ओरिजिनल है। अच्छा। 1300 साल पुरानी है। उधर देखिए लामा जी को पीने के लिए पानी का साधन है, कुआं। सभी होटल में कुआं मिला है। इधर देखिए टेक्नोलॉजी, इधर देखिए टेक्नोलॉजी। ये मंदिर था, भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी जो नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है ना। यहाँ लाइट के लिए विंडो नहीं, वेंटिलेशन नहीं है, मंदिर फुल डार्क था। इस मंदिर को लाइटेड करने के लिए 2 पत्थर का यूज हुआ। एक पत्थर इधर है, दूसरा पत्थर उधर है, देख रहे हैं ना। इस पत्थरों का कार्य था जब सूरज की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी इस पत्थर पे आके पड़ता था ना तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मंदिर में जाता था। देखिए आज भी सनलाइट पड़ रहा है ना, आज भी देखिए चिकचिक कर रहा है। देखिए नजदीक से देखिएगा तो पता चलेगा। और लोग कहते हैं ना दीदी, लोग कहते हैं ना कि ये जो देख रहे हैं ना निशान, ये जो देख रहे हैं ना निशान, लोग कहते हैं कि ये शिवाला के पैर का निशान है। शिवाला यहीं से ऊपर चला गया थे। शिवाला समझ रहे हैं? शांति देवा का नाम सुने हैं? शांति देवा जिनका नाम दूसरा नाम भूसुक था, उनका नाम था खाओ और सुतो। आइए अष्टों में देखिएगा आप लोग। हाँ उधर सबसे बड़ा जो नक्शा में बड़ा कमरा में दिखा रहा था ना वो सबसे लास्ट का कमरा है। ये वाला? हाँ सबसे लास्ट की जाइए ना गुरु पद्मसंभा का, जाइए ले जाइए। ये कौन है? हम लोग सबसे लास्ट का कमरा है। स्टाफ है वो, हम स्टाफ है ना यहाँ पे मंदिर का देख रेख करता है इधर। 60,000 रुपया सैलरी वाला। हाँ ये वाला मंदिर दर्शन कर लीजिए। हे प्रभु, सब आपकी कृपा है। इनका दूसरा नाम है गुरु रिंपोची। ये गुरु रिंपोची का कमरा है और वो प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है। यहाँ पे गुरु रिंपोची बैठ करके मेडिटेशन करते हैं। सीमेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, वो सीमेंट नहीं है। हमारे यहाँ भी है गुरु रिंपोची। दलाई लामा का पूजा कैंसिल भी होता है कोरोना में।
अच्छा, ये कहानी और भी आप लोग सुने होंगे कि चंद्रकीर्ति जो थे ना यहाँ का, चंद्रकीर्ति जो थे वो गाय के फिगर से दूध गा रहे थे, सुने हैं? फिगर से? हाँ, गाय के फोटो से। हाँ हाँ। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए एक फोटो बना हुआ था गाय का, जो डे बाई डे डिक्लाइन होता जा रहा है। देख रहे हैं ना बना हुआ, यहाँ देख रहे हैं ना, ये पूरा ना रहा है ना। यहाँ पे काऊ का फिगर था। अच्छा। तो लोग कहता है कि चंद्रकीर्ति जब यहाँ इस मोनेस्ट्रीज में दूध का अकाल पड़ गया, दूध की कमी हो गई, तो चंद्रकीर्ति इसी फोटो से गाय का दूध, नक्शे के दूध से गाड़ करके विद्यार्थियों लामा जी को दिए थे। यहाँ पे देखिए कौन भगवान बुद्ध हैं और कौन सिद्धार्थ हैं। एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है और एक सिद्धार्थ की मूर्ति है।